Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. In today's class we are going to talk about chapter number 4, that is determination of income and employment under introductory macroeconomics. So here let's talk about some of the important points from the chapter. The very first is aggregate demand, in short which is known as AD. Already we have gone through the same things in the expanded form. You may have seen the same things. So here we are going to talk about the components of aggregate demand. कौन-कौन सी चीजें हैं जिसको कि हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. You can see that few the factors are there जो कि हम यहाँ पे aggregate demand जैसे टर्म में इंक्लूड करते हैं. So the very first is private consumption demand. Private consumption demand, it refers to what? The demand of the consumption goods that will be done by the private sector only. Here you can see this is private consumption demand. That means whatever the product is demanded in the economy, that will be demanded by only the private sector, not by the पब्लिक सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी हमारे कंजप्शंस होंगे वो कंजप्शंस हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और उनको इन शॉर्ट हम किससे डिनोट करते हैं? यूजिंग सी. ओके. देन द पॉइंट नंबर बी इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड. अगेन द टर्म प्राइवेट इज एडेड हियर और प्राइवेट टर्म किस चीज को रेफर कर रहा है? दैट वी आर नॉट इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट रिलेवेंट टू पब्लिक सेक्टर. ओके. Investment that you know very well, this is a type of economic activity और investment किया जाता है for the profit maximization by any of the investor, by any of the business person, entrepreneur, anyone can do the investment. तो उससे relevant जो भी demand है, जो expenditures होंगे इसमें include किए जाते हैं. Then point number C is demand for goods and services by the government or government purchases. क्या कहा गया बेटा अब यहाँ पे? The term is used government purchase, government, and if the product which will be consumed by government. और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी बेटा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करती है. गवर्नमेंट फाइनल गुड्स का कंजप्शन क्यों करती है? ऑलरेडी नेशनल का मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर द पब्लिक वेलफेयर, जहाँ पे कि गवर्नमेंट उसी प्रोडक्ट को कुछ सब्सिडाइज्ड प्राइस पे प्रोवाइड करवाती है. फॉर द वी टुक द एग्जाम्पल रिलेटेड टू व्हाट? आर्मी कैंटीन्स एंड ऑल. आई थिंक आपको रिकॉल हो गया होगा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. आर्मी कैंटीन्स में जितने भी तरह के कुछ फाइनल गुड्स का गवर्नमेंट कंजप्शन करती है वो किस लिए? ताकि वहाँ आर्मी ब्रैट जो भी वहाँ लोग रहने वाले हैं दे कैन ईजिली गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर. मे बी सम ऑफ द रिडक्शंस दे इवन गेट, उनको कुछ रिडक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन कंपनी या ब्रांड से जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली परचेज किया है उसका गवर्नमेंट सेल्फ कंजप्शन नहीं करती, वो कंजप्शन एक तरह से पब्लिक के लिए ही किया जाता है. पॉइंट नंबर डी इज डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स. और ये में कैसे गेन होता है? एक्स माइनस एम. ये सारी चीजें ऑलरेडी बेटा हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड कर चुके हैं. ठीक है. एक्स माइनस एम रेफर्स टू व्हाट? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर देते हैं. सो वी गेट डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स, हमें उससे नेट एक्सपोर्ट्स गेन हो जाता है. एंड फाइनली एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई हो जाता है. ठीक है बेटा. हमें यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको ऐड करने समय क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा? पूरी इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, कितनी डिमांड की जा रही है, वही तो क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड. द टर्म डिमांड ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इन मैक्रो एंड इन माइक्रो एज वेल. लास्ट ईयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेम. तो डिमांड क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी जो कि विलिंगली डिजायरेबल वे पे कोई भी पर्सन कंज्यूम कर रहा है. दैट कैन बी इंडिविजुअली एंड ऑन द मार्केट बेसिस. बट अब यहां बात करते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. तो मैक्रो लेवल पे जो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड की जा रही है, उस सारी डिमांड को जब हम यहां मर्ज कर देते हैं, देयर वी गेट द टर्म एग्रीगेट. और इसलिए हमने जितने भी तरह के यहाँ पे हमारी डिमांड पॉसिबल होती है उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया, ऐड किया. फाइनली वी गेट व्हाट? एडी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. अब अगर एग्रीगेट डिमांड हो सकता है बेटा तो एग्रीगेट सप्लाई भी तो होगा, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की डिमांड तभी की जा रही है ना जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई भी है. अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ही नहीं होगी तो डिमांड कौन करेगा? Isn't this? वैसे देखा जाए बेटा तो थोड़ी वाइस वर्सा कंडीशन होती है. पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एक साइक्लिकल कंडीशन इसको कह सकते हैं. इसका बिगनिंग पॉइंट क्या है? वी कैन नॉट कैप्चर दैट कि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई है इसलिए डिमांड हो रही है,
या किसी प्रोडक्ट की डिमांड है इसलिए सप्लाई की जा रही है। साइक्लिकल सिचुएशन एक तरह से। देखते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा, हम यहां पे इंक्लूड करेंगे कंजप्शन, सेविंग्स, दैट इज बाय AS इज इक्वल्स टू C प्लस S हो जाएगा बेटा। कंजप्शन, जिस भी तरह के गुड्स का कंजप्शन किया जाएगा, तो जो पर्सन कंजप्शन कर रहा है वो एक तरह से किसका पार्ट होता है, सप्लाई का ही पार्ट होगा। एंड द नेक्स्ट इज सेविंग, और सेविंग्स क्या, कोई भी पर्सन अपने इनकम में से कितना अमाउंट कंज्यूम कर रहा है और कितना सेव कर रहा है। जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा सो फाइनली वी गेट दैट AS, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। Further it is consumption function. Earlier we have talked about so many functions, तो उसमें से एक फंक्शन हमारे पास कौन सा आता है, कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी बेसिकली एक तरह से बेटा साइक्लिकल सिचुएशन होती है कि प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज द कंजप्शन होता है। ये कंजप्शन हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे ये कंज्यूमर अपने गुड्स या किसी भी तरह के अमाउंट का सेक्रीफाइस करके ऑन द सेकेंड हैंड किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स का या सर्विसेज का कंजप्शन करता है। तो कंजप्शन फंक्शन में बेटा हमने क्या लिया है, C इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय Y। दिस F डिनोट्स टू फंक्शन ओनली एंड Y रेफर्स टू इनकम। बता चुका मैं आपको पहले भी बहुत बार बेटा कि इकोनॉमिक्स में इनकम को हम रेफर करते हैं यूजिंग Y। इक्वल का साइन क्यों है बेटा, क्योंकि ऐसा इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन है, माना जाता है कि कंज्यूमर की जितनी इनकम है उसके इक्वलेंट ही कंजप्शन किया जा सकता है। मे बी इट हैपन्स अ पर्सन इज गेटिंग 100 रुपीज डेली, तो 100 रुपीज इनकम है तो 100 रुपीज का ही एक्सपेंडिचर करेगा। 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर करके ही वो 100 रुपीज जितना कंजप्शन कर पा रहे। सो बोथ द थिंग्स आर इक्वल, इट इज कंपल्सरी, इक्वल होना जरूरी होता है। हाँ, ये जरूर है बेटा कि इनकम से कम कंजप्शन किया जा सकता है, ठीक है, इनकम से कम कंजप्शन किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन इनकम से ज्यादा कंजप्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इस टर्म को बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली इस अप्रोच में, एंड वी केम टू नो दैट अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम ना होते हुए भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बेयर कर रहा है। जो रिमेंबर इस चैप्टर की एक्सपेंडेड वीडियो में मैंने बेटा आपको कोरोना ड्यूरेशन का एग्जांपल दिया था, लॉकडाउन ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया था दैट एट दिस दैट सिचुएशन many of the people were there, those who were not getting the income on the regular basis, हाँ सैलरी बेसिस मे बी दे वर गेटिंग सम ऑफ द अमाउंट, लेकिन जहाँ बिल्कुल जीरो इनकम थी जैसे लेबर वर्कर्स वेजेस जो है इट वाज टोटली जीरो। तो जीरो इनकम पे भी डू यू फील कि उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं था, कंजप्शन तो था, खाएंगे पिएंगे एटलीस्ट, तो उसका तो एक्सपेंडिचर होगा ही ना बेटा। तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है या इस तरह के कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, रिकॉल दिस, या दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटोनॉमस कंजप्शन, एक ऐसा कंजप्शन जो कि ऑलवेज जीरो इनकम पे भी अकर हो सकता है। क्लियर? फर्दर इट कम्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होगा बेटा इसमें, APC इज इक्वल्स टू C अपॉन Y। एवरेज को जब भी हम बेटा कैलकुलेट करते हैं एवरेज, तो हमें क्या करना पड़ता है, टोटल में नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड कर दिया जाता है। यहां जो हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं दैट इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटी टू कंज्यूम। कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो कैसे मेजर करेगा, विद द मेजरमेंट ऑफ हिज इनकम। उसकी क्या इनकम है, कैसी इनकम है, टोटल इनकम क्या है, उसके बेसिस भी तो पता चलेगा। तो यहां हम बात करें एवरेज के बारे में कि पर यूनिट इनकम पे, इनकम की पर यूनिट पे वो कितना पर यूनिट कंजप्शन कर पा रहा है, इसकी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, APC, दैट इज इक्वल्स टू C अपॉन Y हो जाएगा। C होता है कंजप्शन, Y इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। तो जो भी कंजप्शन है डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ APC। फाइन। नेक्स्ट इज MPC, दैट इज व्हाट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इन शॉर्ट MPC कहेंगे इसको। मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा, ऑलवेज द एडिशनल यूनिट, ठीक है, एवरेज पर यूनिट एंड मार्जिनल एडिशनल यूनिट। तो यहां क्या होगा बेटा एडिशनल के अंदर, डेल C अपॉन डेल Y। क्या रेफर करता है ये कि इनकम की एडिशनल यूनिट गेन करने से कितना एडिशनल कंजप्शन किया जा रहा है। आई रिपीट
कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ एडिशनल इनकम को गेन कर रहा है और उस एडिशनल इनकम से उसके कंजप्शन पैटर्न पे क्या कैसा इफेक्ट शो रहा है, उसको कैलकुलेट करना ही क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे मैच इसी से रिलेवेंट सेविंग्स के हमारे कॉन्सेप्ट हो जाता है बेटा। द वन इज एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी कंज्यूमर अगर जो इनकम गेन कर रहा है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन को वो सेव भी करेगा, इज इट। तो वो जो सेविंग्स कर रहा है पर यूनिट पे उसको कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, एपीएस, और फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, एस अपॉन वाई। सिंपल थिंग, ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। अगर बात करें एमपीएस के बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो वो क्या हो जाएगा, एडिशनल इनकम गेन होने से हमने कितनी एडिशनल सेविंग्स की है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, डेल एस अपॉन डेल वाई हो जाता है। तो इस तरह के हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज द tabular presentation and graphical presentation of AD and AS approach, that is aggregate supply and aggregate demand. Important approach है बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड, पहले भी बताया मैंने आपको, इसलिए इसे आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से इस चैप्टर में से आपका मेजर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इस बेसिकली अप्रोच को हम काइनेशियन थ्योरी भी कहते हैं। इस टैबुलर प्रेजेंटेशन में आपको क्या दिख रहा है बेटा, द वन इज वाई दैट डिनोट्स इनकम। आप साथ में इसको नोट करते हुए चलेंगे। दिस वाई रेफर्स टू इनकम, सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन, एस इज सेविंग्स, आई इज इन्वेस्टमेंट, एडी इज एग्रीगेट डिमांड एंड एएस इज एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपको इनकी कुछ नंबरिंग अलग अलग गिवन है और यू कैन सी दैट जो डिजिट्स है कुछ अलग अलग हैं। क्या बताए, चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं। इनकम इज 0, वाई इज 0। इनकम 0 होने पे भी कंजप्शन इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी बेटा कि लॉकडाउन सिचुएशन में भी कुछ ऐसा हुआ था। मेनी ऑफ द पीपल वर देयर दोज हु वर गेटिंग ओनली 0 इनकम बट स्टिल दे वर एक्सपेंडिंग द अमाउंट ऑन द कंजप्शन। दिस सिचुएशन इज ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा यहाँ पे। दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन, एक ऐसा कंजप्शन जो कि 0 इनकम पे भी इंप्लीमेंट किया जाता है। सो कंजप्शन हो गया 0, इनकम इंक्रीज होगी होती है 40, कंजप्शन हो गया 50, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंडा है बेटा लाइफ का कि जैसे जैसे इनकम इनहैंस होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होते हुए चलते हैं। देन 80 हुआ तो कंजप्शन भी हो गया 80, दैट मीन्स बोथ द थिंग्स आर इक्वल। जितना कंजप्शन है उतना ही एक्सपेंडिचर, और यू कैन सी दैट जितनी इनकम है उतना ही कंजप्शन कर लिया। इनकम हो जाती है 120, देन कंजप्शन इज 110, अब प्लस में है थोड़ा सा। ठीक है कि जितना कमाया उसमें से कम खर्च किया और सेविंग्स हमने कर ली है एंड सो ऑन। आगे भी आपको ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ये है सेविंग। सेविंग कैसे गेन होती है बेटा, सेविंग्स कैसे गेन हो सकती है, अगर हमने जो इनकम अर्न की है उस अर्न इनकम में से कुछ अमाउंट तो हमने कंज्यूम कर लिया और रिमेनिंग जो वैल्यूज रह जाएंगी वो वैल्यूज क्या होंगी, सेविंग्स। लेकिन यहां देखिए इनकम 0 और कंजप्शन 20, तो सेविंग्स कैसे होगी, माइनस में, -20। 40 एंड 50, इनकम 40 है, कंज्यूम किया 50, तो ये -10 हो जाएगा। अब जब कंजप्शन 80 हो गया, इनकम भी 80 है, बोथ द थिंग्स आर इक्वल, सो एट दिस सिचुएशन सेविंग इज 0 हो जाती है। और इस सिचुएशन के बाद आप देख रहे बेटा कि सेविंग्स प्लस में हो रही है। रीजन क्या है, दैट इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन और यू कैन से कंजप्शन इज लेसर देन इनकम हो जाता है, तो इसलिए सेविंग्स यहाँ पे प्लस में चल रही हैं। चलिए इन्वेस्टमेंट की बात करते बेटा, कांस्टेंट, ऑटोनॉमस, कोई चेंजेस नहीं इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को बेसिकली कुछ इस तरह के कंजप्शंस, कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि इनकम गेन या अर्निंग्स के लिए नहीं किए जाते हैं, वो सिर्फ वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। जैसे रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, फ्लाईओवर्स बनाए, तो इसमें गवर्नमेंट को कौन सी अर्निंग्स हो रही है, कोई अर्निंग नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज टू डू इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनोमस जो कि कांस्टेंट रेट पे कोई इंक्रीज डिक्रीज इसमें नहीं होता है। अब आता है हमारा एडी एंड एएस। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एडी इज इक्वल्स टू बेटा आपके लिए हो जाएगा सी प्लस आई। सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आप इस कंजप्शन के अमाउंट में जैसे इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एडी। कैसे, 20 + 10 30, 50 + 10 60, 80 + 10 90, 110 + 10 120 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं बेटा ये हो रहा है यहाँ पे। अब आता है एएस।
तो एएस क्या है बेटा, आप ऑब्जर्व कीजिए इसको कि जो भी वैल्यूज इनकम की है यहां पे वही सारी वैल्यूज एएस की भी हो रही है। जो भी वैल्यू हमारे पास इनकम की है सेम वैल्यू एएस की है। और अभी मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स में कि एएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दैट इज कंजप्शन प्लस इनकम, दोनों को ऐड किया तो भी क्या आ रहा है हमारे पास, एएस आ रहा है। ठीक है, आप देखिए बेटा इसके अंदर यहाँ पे जो सेविंग्स हमें गिवन है उनके बेसिस से हमने एएस को कैसे कैलकुलेट किया होगा। यहां वैल्यू होती है 0, 40, 80, 120 एज सेम एज लाइक इनकम। जैसे इनकम चल रही है बिल्कुल पैरेलल सेम, बिल्कुल एज इट इज वैल्यू एएस में आ रही है। लेकिन इस टेबल से हमें समझ में क्या आता है बेटा, क्वेश्चन अराइजेज है। तो देखिए यहां मैंने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, 1, 2 एंड द लास्ट वन इज 3। What are these expressing? इस सिचुएशन में हमने ऐसा देखा that AD is greater than AS। हमें चाहिए इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कब होगा, when both the market forces are equal। मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, these both the things are required to be equal। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे हमें इक्विलिब्रियम गेन नहीं होगा। बट इन दिस सिचुएशन यू कैन सी AD is greater than AS। इन तीनों में देखिए AD 30, AS 0, AD 60, AS 40, अगेन 60 ग्रेटर, 90 एंड 80। तो ये तो ऐसा पॉइंट है जहां पे कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई अगर कम है, हमें उसकी सप्लाई को इंक्रीज करना है, डिमांड के इक्वल लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन, ताकि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवाएंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होगा। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एग्जैक्टली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, एडीएनएस मींस आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट इनकम पे भी आएगा, इनकम भी इंक्रीज होगी। और हम पढ़ क्या रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट को गेन करने के लिए हमें इस स्टेप को फॉलो करना होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कहां तक इंक्रीज करेंगे, जो मैंने आपसे कहा कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है, लेकिन एक लिमिट होगी ना एटलीस्ट इसकी। हमें कब तक करना है बेटा, जब तक हमें AD इज इक्वल्स टू AS ना मिल जाए, क्योंकि यही क्या है इक्विलिब्रियम, AD इज इक्वल्स टू AS हो गया, हेंस प्रूफ कि हमने बिल्कुल राइट डायरेक्शन में किया। बट इनकेस ऐसा हो कि हम अनलिमिटेड अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहे हैं, इनकम और गेन करनी है हमको, तो उस सिचुएशन के बाद में बेटा आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, AD इज लेसर देन AS हो जाता है, AD लेसर देन AS। अब देखिए बेटा 150 लेसर हो गया, 150 ग्रेटर है, 180 लेसर, 200 ग्रेटर, 210 लेसर एंड 240 ग्रेटर। दैट मीन्स अब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है। वापिस अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करने के लिए जो हमने एक्सेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया था उस एम्प्लॉयमेंट को अब रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा वर्कर्स को हमने हायर किया, प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन उतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई कंज्यूमर्स उतने है ही नहीं हमारे पास। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को रिड्यूस करना है। ठीक है, इनकम रिड्यूस हो जाएगी, और जो एम्प्लॉयमेंट पहले हमने यहां इंक्रीज किया था, इस इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट को अब हम कर देंगे डिक्रीज में कन्वर्ट। ठीक है, हमने जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया था इसे अब कर देंगे हम डिक्रीज, सो दैट वापस हमें कौन सी सिचुएशन मिल पाए, हमारी आइडल कंडीशन, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कि क्या है, AD इज इक्वल्स टू AS हो जाता है। सिमिलर थिंग ग्राफ में एक्सप्रेस करते बेटा, देखिए ग्राफ में आपको एक तो गिवन है OX एक्सिस, द अनदर इज OY एक्सिस। OX पे रिप्रेजेंट किया नेशनल इनकम दैट इज Y, और OY पे हमने एक्सप्रेस किया है कंजप्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑल द थ्री थिंग्स आर देयर। देखिए सबसे पहले तो हमने डिनोट किया है Y को, Y क्या है, इनकम, एंड दैट यू कैन सी इनकम स्टार्ट हो रही है 0 से, इसी वजह से इनकम का जो ग्राफ स्लोप है वो भी 0 ओरिजिन से स्टार्ट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख रहे हैं कि इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, इसलिए इसका ग्राफ अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि इंक्रीज और डिक्रीज कौन से केसेस में होगा। तो इनकम अगर इंक्रीज हो रही रैपिडली, सो दैट इज वाई जो ग्राफ स्लोप है हमारा वो भी इंक्रीज होगा। इनकम की आगे ब्रैकेट में मैंने AS लिखा है, वो क्यों, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं द वैल्यूज ऑफ इनकम इज इक्वल टू AS, बोथ द थिंग्स आर इक्वल, इसलिए दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा, हम इसको एक ही साथ डिनोट करेंगे। देन द नेक्स्ट इज C, और C क्या होता है, कंजप्शन। कंजप्शन देखिए बेटा, इट इज शोन हियर
20 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स एट द जीरो इनकम स्टिल कंजप्शन अकर हो रहा है, इसलिए अबव द जीरो ऑन OY एक्सिस हमने कंजप्शन ग्राफ को स्टार्ट किया, यहां से ग्राफ को स्टार्ट किया और यहां भी आप देख पा रहे हैं बेटा कि कंजप्शन भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अब जब कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं C+I क्या है, AD, ये हमारा AD और इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, C+I दैट इज व्हाट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन तो मैंने यहां तक ले ही लिया था, इसमें ने ऐड और क्या किया, इन्वेस्टमेंट। दैट इज वाई आप देख रहे हैं कि इस वाले ग्राफ जो कि C+I AD है और कंजप्शन, इन दोनों के गैप को मैंने डिनोट किया है विद I, और I क्या है, इन्वेस्टमेंट। एक बार आप इस चीज को यहां पे रेफर करके देखिएगा कि AD दिस इज दिस एंड कंजप्शन, इसके बीच में वेरिएशन कितना आ रहा है। जैसे यहां से लेते हैं 80 एंड 90, गैप कितना है 10, और 10 ही क्या है, इन्वेस्टमेंट। 170 एंड 180, गैप कितना है 10, तो वो क्या, इन्वेस्टमेंट। इस वजह से इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। और यू कैन से कि AD और C के बीच में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इसी चीज को एक्सप्रेस करता है कि कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से जो न्यू स्लोप गेन होता है वो ही हो जाता है AD। और हाँ एक चीज और बेटा, दिस विल रिमेन पैरेलल, इनका जो वेरिएशन, इनके बीच में जो गैप है इट विल रिमेन पैरेलल, ये नैरो नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहा, इंक्रीज डिक्रीज कहीं भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा ग्राफ में हमको समझना क्या है बेटा, द वेरी सेम थिंग, हम यहाँ पे भी इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन चाहिए, दिस इज इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो आप यहाँ पे ट्राइंगल देख रहे हैं, सी दिस वन, ये जो आपने ट्राइंगल देखा बेटा यहां से और ये यहां तक वाला, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, दैट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई नीचे है और डिमांड ऊपर है, इज इट ओके। और यही था दैट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, हमने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया एंड वी गॉट दिस सिचुएशन वेयर AD एंड AS इज इक्वल, और यहीं पे आके दोनों ने इंटरसेक्ट किया, इसलिए मैंने इसको डिनोट किया विद द हेल्प ऑफ E, तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम। उसके बाद भी अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करके रखा, सो व्हाट आई गॉट दिस सिचुएशन, नाउ AD इज लेसर देन AS, और यहां आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट वाला स्लोप जा रहा है, ये इस स्लोप में क्या है, सप्लाई ग्रेटर देन AD हो जाता है, क्लियर, जो कि मेरी प्रॉफिटेबल सिचुएशन ही है। अगेन आई विल हैव टू कम टू दिस E, मुझे वापिस E पे ही आना पड़ेगा फॉर व्हाट थिंग, टू गेट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। Next point number 6, autonomous consumption. Already we have gone through right now कि autonomous consumption एक ऐसी situation, एक ऐसी condition जहाँ पे कि जीरो इनकम पे भी अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, और होता है नॉर्मली, ठीक है, प्रैक्टिकल थिंग है ये, चाहे आप इसे माइक्रो लेवल पे देखें या फिर मैक्रो लेवल पे देखें, इज इट ओके। सो जीरो लेवल पे इनकर्ड होने वाला कंजप्शन क्या होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन। नेक्स्ट आता है एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, टू थिंग्स आर देयर। क्या डिफरेंस है दोनों में बेटा, एक्स एंटी जो कि हमने प्री डिसाइड की थी, प्री डिटरमाइंड, बट एक्चुअल कितनी हुई है, दैट विल बी द पोस्ट वन। एंटी और पोस्ट में यही डिफरेंस है बेटा कि एंटी रेफर्स कि हमने कितना अज्यूम किया था, कितना फोरकास्ट किया था, वो सेविंग्स हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर बेटा, ठीक है। अगर हम किसी भी तरह की सेविंग को अज्यूम करते हैं कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी में कितनी सेविंग्स होंगी, एक्चुअल की बात नहीं करें, ओनली फोरकास्ट किया है, दोस टाइप ऑफ सेविंग्स आर नोन एज एक्स एंटी सेविंग्स। अब आता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर थिंग है कि कोई भी ऐसा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमने अज्यूम किया है कि दैट दिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इनकर्ड इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर्स भी करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए अजम्पशन कि हमारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू फॉलोइंग 31 मार्च इतना एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक्सपेक्टेड है इतना, तो वो जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है दैट इज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट सेविंग्स क्या होंगी बेटा, अज्यूम जो की थी वो तो प्री डिटरमाइंड है, लेकिन एक्चुअल कितनी हुई है। सपोज ऐसा हो कि मार्केट जाते हम, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने गए हैं एंड वी टुक 1000 रुपीज अलॉन्ग विद अस, वी थॉट दैट 700 रुपीज उसकी प्राइस होगी, वी विल बी सेविंग 300 रुपीज, तो वो जो 300 हमने अज्यूम किया दैट इज व्हाट एक्स एंटी सेविंग्स।
लेकिन मार्केट में जाने के बाद वी फाउंड कि नहीं, जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया है हमने कुछ अच्छी क्वालिटी का परचेज कर लिया, दैट वर्थ 900 रुपीज। अब सेविंग्स कितनी है? 100 रुपीज। तो एक्चुअल कितनी हुई है वो हो जाएगी एक्स पोस्ट सेविंग, और जो अज्यूम की थी 300 वो क्या थी मेरी? एक्स एन टी। इन्वेस्टमेंट जो हमने अज्यूम किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? कोई भी मशीनरी परचेज करनी, वी थॉट कि ठीक है एक मशीनरी चेंज करनी है इस बार, दैट वर्थ ऑफ 1 लाख रुपीज अज्यूम किया। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आया वी फाउंड दैट कि इन द मिड ऑफ द ईयर और मे बी इन द एंडिंग ऑफ द ईयर एक मशीनरी और खराब हो गई और हमें उसे भी रिप्लेस करना पड़ा, एंड नाउ द कॉस्ट इज 1,50,000 रुपीज। तो हमने अज्यूम किया था एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि इन्वेस्टमेंट कितने होंगे? 1 लाख रुपीज, लेकिन एक्चुअल हुए कितने हैं? 1.5। तो वो जो था एक्सपोज जो कि ईयर एंडिंग पे हम बेसिकली मेजर कर पाते हैं। इज इट ओके? So dear students, this was all the briefing related to chapter determination of income and employment. I hope that all the things are clear to you all. So this is enough for today. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.